हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RK ITI। दोस्तों, अभी हाल ही में जो 2023 का एग्ज़ाम NCVT द्वारा हो रहा है ITI का, तो इलेक्ट्रीशियन में आपका DC जनरेटर से भर भर के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो DC जनरेटर का भारत स्किल से जो 50 से 55 जो क्वेश्चन है उसका इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे और क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित, जो दोस्तों एक्स के रूप में चिन्हित है उसका नाम, उस भाग का नाम बताना है। तो ए कम्यूटेटर रेजर होता है ना। कम्यूटेटर हम जानते हैं AC को DC में बदलता है ना। कम्यूटेटर में माइका प्रयोग किया जाता है। तो कम्यूटेटर रेजर एक्स भाग वाले का नाम कम्यूटेटर रेजर है, आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है DC जनरेटर का नाम क्या है। यह DC जनरेटर है, इसका नाम क्या है ना। तो दोस्तों इसका नाम जो है डिफरेंशियल लॉन्ग शन कंपाउंड है, जनरेटर होता है। तो देखिए जनरेटर बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, दूसरा सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर भी तीन प्रकार का होता है, DC सीरीज जनरेटर, DC कंपाउंड जनरेटर और DC शंट जनरेटर। तो कंपाउंड जनरेटर जो है दो प्रकार का होता है, एक क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर, एक डिफरेंशियल टाइप कंपाउंड जनरेटर होता है। तो डिफरेंशियल में दो प्रकार का होता है, एक डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर होता है, दूसरा डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर होता है। तो ये जो फिगर है ये डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर का फिगर है, आप याद रखेंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, DC जनरेटर में प्रेरित EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है ना। तो ऑप्शन ए है कॉर्क स्क्रू, दूसरा राइट हैंड पाम रूल, तीसरा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और चौथा है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए DC जनरेटर का फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का प्रयोग किया जाता है ना। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का प्रयोग किया जाता है ना। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। DC जनरेटर में उत्पन्न EMF की गणना करने के लिए किस फार्मूले का प्रयोग किया जाता है। तो EMF ज्ञात करने के लिए NP5Z/60A होता है ना। तो ये आप देख लीजिए, ऑप्शन सी में है NP5Z/60A। EMF ज्ञात करने के लिए यह सूत्र होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। EMF की गणना ज्ञात करने का क्या सूत्र है। जो DC मोटर होता है, EMF की गणना ज्ञात करने का व्हाट इज द फार्मूला कैलकुलेट बैक EMF ऑफ DC मोटर। देखिए ये चल रहा है चैप्टर DC जनरेटर, लेकिन इसमें DC मोटर का दे दिया है ना। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। EB बराबर, इसमें बैक EMF होता है, DC जनरेटर में EMF होता है लेकिन DC मोटर में बैक EMF होता है। तो EB बराबर V-IA RA वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है इसका नाम पोल शू है ना। पोल शू जो होता है DC जनरेटर में लगता है ना। पोल शू
पोल शू का सेपरेट होता है, ज़्यादा मतलब फ्लक्स को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने का वर्क करता है पोल शू वगैरह। तो आप एक्स वाला जो भाग है पोल शू है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है डीसी जनरेटर का नाम क्या है ना। आगे दिखाया गया है डीसी जनरेटर का नाम क्या है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप डीसी सोर्स दिया गया है ना। तो ये सब फिगर मिला के जब डीसी सोर्स हम दे देंगे तो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर हो जाता है ना। दो प्रकार का भी बताए थे, एक सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर और दूसरा सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। सेल्फ एक्साइटेड में क्या होता है, रेसिडुअल मैग्नेट के कारण वह स्टार्ट होता है ना। और जो डीसी जो सेपरेटली एक्साइटेड होता है तो अलग से उत्तेजित उसे करते हैं। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अलग से उत्तेजित जनरेटर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो आप जानते हैं जनरेटर को हाथ से हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं तब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है। तो दोस्तों एक फील्ड का नाम देखिए, धारा इस तरह करके ऐड हो रही है ना। तो जब धारा ऐड होती है तो क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर होता है, संचयी यौगिक जनरेटर। जो डिफरेंशियल होता है तो उसमें धारा में अंतर होता है, लेकिन क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर होता है तो धारा ऐड होता है। तो ये जो फिगर है आपका क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर का है ना। इसमें करंट आपका ऐड हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या होता है। तो डीसी जनरेटर का सिद्धांत दोस्तों, चार ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपका डी है वो सही हो जाएगा। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर डीसी जनरेटर वर्क करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है ना। तो जो सूत्र है BLV साइन थीटा होता है वोल्ट, है ना। BLV साइन थीटा वोल्ट होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, गतिशील रूप से, है ना। गतिशील के लिए BLV साइन थीटा वोल्ट होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का प्रयोग किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों एक प्रकार का ये रिवीजन क्लास है अच्छे से, इसीलिए हम थोड़ा तेज़ी से करा रहे हैं आपको। अगला क्वेश्चन इसमें है 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर पथ होते हैं। देखिए जो जो रोटर होता है उसमें दो प्रकार की बाइंडिंग होती है, एक वेव बाइंडिंग होता है, दूसरा लैप बाइंडिंग होता है। तो लैप बाइंडिंग में ए बराबर, जबकि वेव बाइंडिंग में ए बराबर 2 होता है ना। तो डुप्लेक्स पूछा है, 4 पोल डीसी जनरेटर में डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग, तो डुप्लेक्स है लैप बाइंडिंग, तो 4 पोल गुणे डुप्लेक्स यानी 2 है तो 8 हो जाएगा, है ना। तो डुप्लेक्स जो है 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। ट्रिप्लेक्स पूछता तो 4 गुणे 3 हो जाता, इस तरह होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग कितने समांतर पथ होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है। एक डीसी जनरेटर दिखाया गया है, इसके भाग का नाम क्या है।
तो ए आर्मेचर कोर लेमिनेटेड है। इसका ए भाग जो है आर्मेचर कोर लेमिनेटेड है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। तो डीसी जनरेटर में इंटरपोल दोस्तों आर्मेचर के साथ श्रेणी में जुड़े होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आर्मेचर के साथ श्रेणी में जुड़े होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या होती है, मतलब क्या होती है। बिल्डअप द वोल्टेज, मेनली इसका यही कार्य होता है, बिल्डअप द वोल्टेज का निर्माण करना, है ना, रेसिडुअल मैग्नेट का वर्क होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। डीसी मशीन में वे कौन से दो बिंदु होते हैं जो ब्रश संपर्क को मापते हैं। तो ब्रश संपर्क को ब्रश और कम्यूटेटर के बीच जो प्रतिरोध होता है वह ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। तो एक्स के रूप में किस वोल्टेज ड्रॉप को किया गया है, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप को एक्स वाले भाग में चिन्हित किया गया है ना, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ी है ना। तो यह होता है दोस्तों शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, है ना, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर हो जाता है। समांतर का मतलब इस तरह एक ए बाइंडिंग हो जाएगी और दूसरा इस तरह बाइंडिंग हो जाती है, ए इसमें लोड हो जाता है तो समांतर रूप में जुड़ता है, तो ए शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 21 देखते हैं। क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर लेमिनेटेड होते हैं। तो इसका लेमिनेटेड का मतलब होता है रिड्यूस एडी करंट लॉस, यानी भंवर धारा को कम करने के लिए हम लेमिनेटेड करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों होता है ना। तो इसका कारण होता है रिड्यूस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए हम उसका डीसी जनरेटर का प्रतिरोध बहुत कम रखते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर देखते हैं। डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए, है ना। तो डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में इसलिए चलाना चाहिए ताकि प्रोटेक्ट द रेसिडुअल मैग्नेट। अगर उल्टे दिशा में चलाएंगे तो अवशिष्ट चुंबकत्व तो अपना गुण खो देगा, इसीलिए क्लॉकवाइज में यानी घड़ी की दिशा में यह प्रोटेक्ट रेसिडुअल मैग्नेट को बचाने के लिए चलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है बड़ी डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ण क्यों प्रदान की जाती है। तो बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ण क्यों प्रदान की जाती है। तो पहला ऑप्शन है कनेक्ट मोर लीड्स, दूसरा है रिड्यूस कम्यूटेटर इफेक्ट, तीसरा इसमें है न्यूट्रलाइज आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, तीसरा है चौथा इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ जनरेटर। तो दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, न्यूट्रलाइज आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, यानी आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करे। देखिए आर्मेचर रिएक्शन होता है जो डीसी जनरेटर है जो मेन फील्ड फ्लक्स को, जो आर्मेचर फ्लक्स डिफेक्ट करता है ना, वो आर्मेचर रिएक्शन होता है। तो न्यूट्रलाइज आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर है क्वेश्चन। डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण होता है ना। तो दोस्तों इसमें मेन कारण होता है
फील्ड रेजिस्टेंस इज एबोव क्रिटिकल रेजिस्टेंस, यानी फील्ड प्रतिरोध का आंतरिक प्रतिरोध से ऊपर हो जाता है, इसीलिए डीसी जनरेटर में वोल्टेज निर्माण करने में विफल हो जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, डीसी जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर में जुड़ा है? तो डीसी शंट जनरेटर, अगर जनरेटर का मान क्या है, इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर में जुड़ता है। आर्मेचर है, आर्मेचर के समांतर में जो जुड़ता है वह शंट होता है। यही अगर श्रेणी क्रम में जुड़ जाता आर्मेचर के, यह आर्मेचर है, इसके अगर श्रेणी क्रम में जुड़ जाता तो ए हो जाता सीरीज जनरेटर। क्षेत्र आर्मेचर के समांतर में जुड़ा होता है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है? तो पोल शू का दोस्तों उद्देश्य होता है स्प्रेड आउट फ्लक्स यूनिफॉर्मली इन द एयर गैप, एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाना। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य होता है? तो स्प्लिट रिंग का कार्य मेनली कलेक्ट द करंट यूनिडायरेक्शनली, यानी धारा को एक दिशा में एकत्रित करना, धारा को एक दिशा में एकत्रित करना होता है डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का वर्क, यानी कलेक्ट द करंट यूनिडायरेक्शनली। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो ब्रश बनाने के लिए दोस्तों कार्बन एंड ग्रेफाइट। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्बन और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 30 क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है ना, ये भी क्वेश्चन आया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वेरी ऑफ्टन, यानी रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है, इसलिए वह चुंबकत्व अवशिष्ट चुंबकत्व डीसी जनरेटर अपना खो देता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर, एक जनरेटर में योक और ध्रुव के मध्य से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होती है ना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्मेचर कोर से होते हुए, है ना। जो जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट आर्मेचर कोर के माध्यम से पूरा होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है? तो ऑप्शन आपका दिया है, पहला ऑप्शन है बिकॉज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण, ड्यू टू इंक्रीज आर्मेचर रेजिस्टेंस, तीसरा है बिकॉज ऑफ ब्रश वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीजेज, चौथा है ड्यू टू इंक्रीज इन शंट फील्ड इंडक्टेंस। तो दोस्तों ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज घट जाता है, इसका कारण मेनली होता है बिकॉज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण, है ना। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो लंबी दूरी की संचरण लाइनों के लिए क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग लंबी दूरी डीसी जनरेटर के लिए किया जाता है, मतलब लंबा दूरी ले जाना है तो क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 लेते हैं, डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन डी है आपका रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना, यानी ब्लोविंग हॉट एयर इनटू द मशीन ड्यूरिंग मेंटेनेंस, यानी रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना, यह विधि उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 35 नंबर देखते हैं, विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर वर्क इन एब्सेंस ऑफ रेसिडुअल मैग्नेट, अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है? शंट, सीरीज, कंपाउंड, चौथा है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी तीनों ऑप्शन सेल्फ एक्साइटेड होते हैं और चौथा है सेपरेटली एक्साइटेड, बिना रेसिडुअल के अभाव में वर्क करता है क्योंकि अलग से सोर्स से दिया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 36 नंबर देखते हैं, आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो बेसिकली आर्क वेल्डिंग के लिए
डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का उपयोग किया जाता है? आर्क वेल्डिंग के लिए डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है? तो डीसी जनरेटर में जो वेव वाइंडिंग होती है उसमें क्या होता है? लो करंट और हाई वोल्टेज। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। लो करंट होता है, हाई वोल्टेज होता है। वही बात करें लैप वाइंडिंग की, तो लैप वाइंडिंग में हाई करंट और लो वोल्टेज होता है ना, याद रखेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य होता है? ये जो तार लगा हुआ है इसका प्रयोग होता है, इसका मतलब होता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। स्मूथ रिवर्सल ऑफ करंट डायरेक्शन, धारा दिशा का आसानी से पलटना, इसका मेनली वर्क होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर में ठोस पोल शूल का उपयोग क्यों किया जाता है? वाई सॉलिड पोल शू आर यूज्ड इन डीसी जनरेटर? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चार ऑप्शन में से टू रिड्यूस द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ, यानी चुंबकीय पाथ के रिलक्टेंस को कम करना। चुंबकीय पाथ के रिलक्टेंस को कम करना। रिलक्टेंस होता है जो फ्लक्स होता है उसमें विरोध करना। जैसे जिस प्रकार इलेक्ट्रिकल में करंट जो होता है उसका विरोध कौन करता है? रेजिस्टेंस। उसी प्रकार मैग्नेट सर्किट में जो रिलक्टेंस होता है वह फ्लक्स प्रवाह का विरोध करता है। फ्लक्स जितना प्रवाह होगा उतना हमारा अच्छा से वर्क करता है मोटर या जनरेटर। तो फ्लक्स का अवरोध करता है रिलक्टेंस, है ना, तो उसी लिए बनाया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए ठोस बनाया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योग बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों कास्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन, एल्युमिनियम, रोज स्टील। तो बड़ी क्षमता के जनरेटर के लिए रोज स्टील का प्रयोग किया जाता है। और छोटा जो जनरेटर होता है उसके लिए हम कास्ट आयरन का भी प्रयोग, ढलवा लोहा का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन बड़ी क्षमता का जनरेटर है तो उसके लिए रोस्ट स्टील का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य होता है? जो डीसी जनरेटर है उसमें स्प्लिट रिंग का कार्य इसका होता है ऑप्शन बी मैक्स आउटपुट इन द यूनिडायरेक्शनल, एक दिशा में आउटपुट बनाता है ना। स्प्लिट रिंग का कार्य जो है एक दिशा में आउटपुट बनाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन। डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है ना। तो डीसी जनरेटर में गतिशील रूप से अल्टरनेटिव वोल्टेज प्रेरित होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अंदर अल्टरनेटिव वोल्टेज यानी एसी वोल्टेज प्रेरित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उपयोग क्या है, यानी उद्देश्य क्या है ना। जो एक्स स्लॉट कटा हुआ है इसका उद्देश्य क्या है? टू फिक्स द के वे, माने कुंजी तरीका ठीक करने के लिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो एक्स वाला चिन्हित भाग है वह वाला सही हो जाएगा, कुंजी तरीका ठीक करने के लिए। ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है? डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल्स का उपयोग क्या है? तो फील्ड कॉइल का उपयोग जो होता है कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना। टू मैग्नेटाइज द पोल टू प्रोड्यूस कॉइल फ्लक्स, है ना। कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो बड़े डीसी जनरेटर मशीन के लिए पोल कोर बनाने के लिए कास्ट स्टील का प्रयोग किया जाता है ना। ढलवा इस्पात का प्रयोग किया जाता है, कास्ट स्टील का। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्यों पोल कोर स्टॉपिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं? क्यों पोल कोर स्टॉपिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं? तो दोस्तों लेमिनेटेड रिड्यूस ईडी करंट लॉस के लिए हम लेमिनेटेड स्टैंपिंग और लेमिनेट करते हैं डीसी जनरेटर का, रिड्यूस ईडी करंट लॉस। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए शंट जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शंट जनरेटर बैटरी चार्जिंग वगैरह के लिए हम करते हैं, मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग बैटरी चार्जिंग के लिए शंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या होता है? डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य दोस्तों बेसिकली होता है न्यूट्रलाइज द डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, यानी बीचुंबकीय प्रभाव को बेअसर कर देता है ना। डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो होती है वह न्यूट्रलाइज द डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, ये आर्मेचर रिएक्शन में होता है। आप ऑप्शन सी याद रखेंगे, विचुंबकीय प्रभाव को बेअसर कर देता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर हो तो क्या प्रभाव पड़ता है डीसी जनरेटर में? इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था। पहला आउटपुट वोल्टेज इन पल्सेटिंग, दूसरा ऑप्शन है आउटपुट वोल्टेज इज एबव नॉर्मल, तीसरा जनरेटर फेल्स टू बिल्डअप वोल्टेज, चौथा जनरेटर बिल्डअप वोल्टेज नॉर्मली। तो दोस्तों इससे पहले बताए थे जनरेटर मतलब स्टार्ट ही नहीं होगा, जनरेटर फेल्स टू बिल्डअप वोल्टेज घुमाकर फिर पूछ दिया है ना। क्रांतिक कोण रेजिस्टेंस से जब ऊपर हो जाएगा तो वोल्टेज बनाने में विफल हो जाएगा डीसी जनरेटर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का क्या प्रभाव होता है? तो आर्मेचर प्रतिक्रिया क्या करता है, आउटपुट वोल्टेज को डिक्रीज कर देता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो आर्मेचर रिएक्शन होता है बेसिकली टर्मिनल वोल्टेज को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, सिंप्लेक्स वेव बाइंडिंग के साथ एक 4 पोल डीसी जनरेटर है, 1020 कंडक्टर है और 1500 आरपीएम की गति संचालित है। फ्लक्स पर पोल 0.007 वेबर है। उत्पादित ईएमएफ, तो दोस्तों एक जो फार्मूला बताए थे, ईएमएफ बराबर NP/Z/60 है। ठीक है, तो यहाँ पे पोल की संख्या 4 दिया है। वेव बाइंडिंग वेव बाउंड है, वेव बाउंड ए बराबर 2 वेव बाउंड में होता है। तो 1020 कंडक्टर दे दिया है, कंडक्टर का मतलब जेड का मान 1020 हो जाएगा, 1020 हो जाएगा, 1500 आरपीएम हो जाएगा, गुणे 1500 हो जाएगा। फ्लक्स पर पोल 0. इसी में गुणा कर देंगे, 0.007 कर देंगे और बटा के 60A, यानी पोल 4 है और ए बराबर 2 है। इसको हम अच्छे से करते हैं। ईएमएफ बराबर NP/Z/60 था। तो एन का मान दे दिया था 1500, पी का मान दे दिया था 4 और क्यू का मान दे दिया था कितना, फ्लक्स 0.007 गुणे जेड का मान दिया था 1020, है ना। स्कूल के बटा के 60 गुणे वेव है तो ए बराबर 2 ले लेंगे। लैप रहता तो ए बराबर पी, पोल की संख्या के बराबर हो जाता, तो यहाँ पे 2 ले लेते हैं। तो सब जब काटेंगे दोस्तों तो आप लोग काट लीजिएगा, काटेंगे तो 357 लगभग आएगा। ठीक है, 357, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आपको बस इसमें मान रख देना है, जो फार्मूला है ईएमए बराबर NP/Z/60 में मान रख देंगे तो आपको 357 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर किया जा सकता है, यानी हाउ द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन कैन बी न्यूट्रलाइज इन लार्ज डीसी जनरेटर, है ना। तो यूजिंग कंपनसेटिंग वाइंडिंग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कंपनसेटिंग वाइंडिंग से हम क्या करते हैं, आर्मेचर रिएक्शन को कम कर सकते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आर्मेचर कंपनसेटिंग वाइंडिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 53 है, डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रख दिया जाए? तो क्या हो जाएगा, पहला फील्ड कॉइल रेजिस्टेंस इंक्रीज, दूसरा आर्मेचर रेजिस्टेंस इंक्रीज, तीसरा इंक्रीज द आर्मेचर रिएक्शन, चौथा लूज इट्स रेसिडुअल मैग्नेट। तो मेन होता है डीसी जनरेटर को लंबे समय तक हम रखते हैं तो मेन इसका क्या हो जाता है, लूजेज इट्स रेसिडुअल मैग्नेट, अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है। मेन यही दिक्कत होता है, इसलिए वह फिर नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 54 नंबर का क्वेश्चन है, सेम इससे पहले क्वेश्चन था उस फार्मूले पे EMA बराबर NP/Z/60, इसी पे यह भी क्वेश्चन है। तो आप लोग इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा कितना होगा, है ना। कमेंट डिस्क्रिप्शन में जरूर करके बताइएगा इसका कितना होगा। सेम इससे पहले क्वेश्चन कराए थे उसी पर यह भी है ना। उसमें वेव था और इसमें लैप बाउंड है ना। आप लोग डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55,
यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन द मेन फील्ड फ्लक्स गॉट स्टोर्ड इन डीसी जनरेटर। तो क्या हो जाएगा, पहला इंड्यूस ईएमएफ इंक्रीज, दूसरा इंड्यूस ईएमएफ डिक्रीज, तीसरा नो चेंज इन इंड्यूस ईएमएफ, चौथा है इंड्यूस ईएमएफ बिकम्स जीरो। तो दोस्तों ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ डिक्रीज, है ना, यानी प्रेरित ईएमएफ घट जाएगा। यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ घट जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आप देख लीजिएगा एग्जाम से पहले, तो आपके 5 से 6 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, इससे जरूर पक्का फंस जाएगा। ठीक है, और भी डीसी मोटर रह गया है तो उसका भी कोशिश करेंगे हम जल्द वीडियो ला दें, अपलोड करें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।